अमेरिका की पार्लियामेंट की शुरुआत भी गायत्री मंत्र के साथ होती है। वो एक किस्म से ना हिंदू बन पाता ना वो अंग्रेज बन पाता, वो खिचड़ी हो जाता है। रॉयल्टी वैसे तो एक बड़ा शब्द है, लेकिन ये औपनिवेशिक शब्द है, ये बाहर का अंग्रेजों का शब्द है। वो हमारी आर्मी को भी रॉयल इंडियन आर्मी बोलते थे। मैं जहां पर भी जाता हूँ स्कूल के अंदर मेरा एक ही होता है कि नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार की बनी है उसके अनुसार बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी क्लास तक की, वो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। क्योंकि अपनी मातृभाषा में जो घर में माँ बाप जिस भाषा को बोलते हैं, दादा दादी जिस भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा में अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो उसका मानसिक विकास जल्दी होगा। बाद में भाषा सीखने में कोई कठिनाई नहीं आती जब मानसिक विकास हो जाता है। मैं कोई अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी अंग्रेजी में परफेक्ट हूँ, लेकिन 5वीं क्लास के बाद ही हमने अंग्रेजी पढ़ी थी। जब मानसिक विकास हो जाता है तो फिर भाषा सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन घर में माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोलते, दादा दादी अंग्रेजी नहीं बोलते, और बच्चे का तो सबसे ज्यादा साथ तो दादा दादी के साथ होता है, जो उनसे कहानियां सुनते हैं, पुरानी बातें सुनते हैं। बच्चा उन्हीं को ज्यादातर ग्रहण करता है। घर के वातावरण से पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से निकल कर स्कूल में जाते ही उसको कहो तू अंग्रेजी पढ़, तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता। वो एक किस्म से ना हिंदू बन पाता ना वो अंग्रेज बन पाता, वो खिचड़ी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक स्कूल से मेरा आग्रह रहता है कि प्राइमरी शिक्षा तक तो बच्चे की शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। बाद में भाषा सीखो, कोई कठिनाई नहीं, अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, कोई भी भाषा सीखो, अच्छी बात है। दूसरी बात मैं जो कहता हूँ हर एक स्कूल के अंदर कि प्रत्येक स्कूल में अब तो भारत सरकार ने वंदे मातरम गायन की भी पूरी 6 के 6 जो उसके स्टैंजाज हैं उनको गाने के लिए पूरे देश के अंदर ये लागू कर दिया है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उससे पहले राष्ट्रीय गीत होगा, वो पूरा होगा। अंग्रेजों के जमाने में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये आनंद मठ एक उपन्यास लिखा था, उसमें वंदे मातरम गीत लिखा गया है। सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शुभ्र ज्योत्सना कोटि कोटि कंठे कल कल, ये सारी मैं गीत की लाइनें आपको बता रहा हूँ। सहस्त्र भुजाएं जिसकी हैं सप्त कोटि, यानी 7 करोड़ लोगों की एक आवाज, द्विसप्त कोटि। 7 करोड़ किस लिए कहा? उस समय बांग्लादेश नहीं था, जो वेस्ट बंगाल जिसको हम कहते हैं, उसमें सारा बांग्लादेश वाला भी हिस्सा था बंगाल में, और उड़ीसा भी उसी में था। तो उस समय उस क्षेत्र की आबादी 7 करोड़ थी। तो उन्होंने कहा ये 7 करोड़ लोगों की आवाज है। और द्विसप्त कोटि भुजाएं बल, यानी 7 करोड़ लोगों की भुजा कितनी होगी? द्विसप्त यानी 14 करोड़। ये गीत 14 करोड़ भुजाओं की ताकत है। और इस ताकत के साथ हे माँ तू मेरी जो मातृभूमि है, फिर तेरे को अबला कौन कह सकता है जब 14 करोड़ भुजाएं तेरे साथ? तू कमजोर कैसे कही जा सकती है जब 14 करोड़ भुजाएं तेरे साथ? उसमें कोई हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जो ये हर बात में सांप्रदायिकता ढूंढते हैं कि ये तो हिंदुओं की बात है, इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है। जो बंगाल के निवासी थे उस समय 7 करोड़, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और भी थे, सभी थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा ये 7 करोड़ लोगों की आवाज है, 14 करोड़ भुजाओं की ताकत है, उसमें सभी लोग आ गए। लेकिन आज भी जब भारत सरकार ने लागू किया कि इसके पूरे के पूरे 6 के 6 जो हमारी आयतें वो गाई जाएंगी, इसमें जो 6 के 6 श्लोक है उनको गाया जाएगा पूरा, पहले आधे तक सीमित कर रखा था। तो अब भी कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ। भाई आप लोग जब बंगाल में रहने वाले सभी लोगों की आवाज है तो आप उससे बाहर कैसे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी जो बातें मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ, स्कूलों के बच्चों को ज्ञान नहीं है उनका। हमारे भारतीय इतिहास की ये बातें प्रत्येक स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। और प्रत्येक स्कूल में एक पीरियड ऐसा हो जिसमें भारतीय संस्कृति की, हरियाणा की संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे सनातन परंपराओं की, हमारे राम के चरित्र की, कृष्ण के चरित्र की, सीता के चरित्र की, गार्गी के चरित्र की, सावित्री के चरित्र की, जितनी हमारी महिलाएं भी कितनी विदुषी और ऋषि हुई हैं, पुरुष भी हुए हैं, सभी के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में भी स्कूल में एक ऐसा पीरियड हो जिसमें बच्चों को बताया जाना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी वो गुरुकुलीय शिक्षा थी। मुगलई काल में वो मदरसों में चली गई, और जब देश आजाद हुआ तो सीधे मदरसों से मिस्री स्कूल आ गए, वो अंग्रेजी में चली गई। तो भारत की ज्ञान परंपरा लुप्त हो गई। उस ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के अंदर एक पीरियड कम से कम लगना चाहिए। और रोजाना सुबह जो है ना, जब आप प्रार्थना करो तो गीता के एक श्लोक को कम से कम बच्चों को बुलवाकर उसकी व्याख्या भी बच्चों को बतानी चाहिए। अब देखो पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि गायत्री
महामंत्र है और गायत्री मंत्र के उच्चारण से वायुमंडल में 1,10,000 गुना सकारात्मक तरंगें पैदा होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। जिस घर में रोजाना कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रत्येक घर का सदस्य कर लेगा, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, सबका सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, आपस में विरोध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। अब अमेरिका की पार्लियामेंट की शुरुआत भी गायत्री मंत्र के साथ होती है, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से वायुमंडल में 1,10,000 गुना पॉजिटिव तरंगें पैदा होती है। लेकिन हमारे देश में प्रचलन नहीं है, जहां का ये मंत्र है उस देश में प्रचलन नहीं है। ये प्रत्येक स्कूल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि का एक मंत्र है। और देखिए, भारत की प्राचीन परंपराओं को देखोगे तो अगर हम शक्ति की उपासना करते हैं तो वे देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, अगर धन की उपासना करते हैं, धन की इच्छा करते हैं तो देवी लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और अगर ज्ञान की बुद्धि की इच्छा करते हैं तो देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। तो हमारा तो देश मातृ प्रधान रहा है, माताओं को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई है। बीच के कालखंड में कोई बुराई आई वो चली गई, लेकिन महाभारत को आप उठाओगे, कोई अर्जुन को, भीम को पांडु पुत्र नहीं कहता, कौनता ही कह के पुकारते हैं कि कुंती पुत्र है। दुर्योधन को भी गांधारी नंदन बोलते हैं, श्री कृष्ण को भी देवकी नंदन बोलते हैं। और जितने अगर हम नाम भी रखते हैं तो पहले हमारी माँ का नाम होता है, सीताराम, राधे श्याम, यानी पहले अपनी माँ का नाम होता है, बाद में पिता का नाम होता है। नाम भी हम रखते हैं तो महिला को ही वरिष्ठता दी जाती है, उनको ही अधिमान दिया जाता है। तो अब हमारा सौभाग्य है, हरियाणा प्रदेश की हमारी बेटियां भी बड़े मेडल लाने लगी, देश का नाम, प्रदेश का नाम, अपने परिवारों का नाम रोशन कर रही है, और लड़के भी अच्छे भारत के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभिभावक भी यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास अपने माँ की, बाप की, अपने परिवार की परंपराओं के बारे में उनसे बात करो। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बच्चों से बात करो। अगर एक बच्चा विदेश में चला जाए और उसके अंदर इतनी भी वो नहीं है कि माँ बाप जब मर जाता है तो उसको जब सूचना दी जाती है, कहता है दाग दवा दियो, खर्चा भेज दूंगा मैं, तो फिर उस शिक्षा का फायदा क्या हुआ? जो शिक्षा संवेदनाएं खत्म कर देती है, सहानुभूति खत्म कर देती है, उस शिक्षा का फायदा क्या है? शिक्षा वही होती है जो देश प्रेम पैदा करे, जो समाज प्रेम पैदा करे, माँ बाप के प्रति इज्जत पैदा करे। तो प्रत्येक स्कूल के अंदर एक पीरियड कम से कम भी हमारी सनातन संस्कृति का प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रत्येक स्कूल का ये आग्रह रहता है। तो मैं ज्यादा लंबा ना समय करते हुए, क्योंकि आप सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आनंद ले रहे हैं, आप लीजिए। और मैं भी कई दिन में आया हूँ महम में, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, कल तक पार्लियामेंट थी, तो कई दिन से दिल्ली था। मिलने वाले काफी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, घर पर बाहर से मिलने वाले लोग आए हुए हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं रॉयल पब्लिक स्कूल को, क्योंकि हमने देखो ना, नाम भी सारे रॉयल रख लिए, ये भी उपनिवेशिक काल का नाम है। ये हमारे सांस्कृतिक परंपराएं जो है, इसको सरस्वती स्कूल नाम रखो, लक्ष्मी स्कूल नाम रखो, दुर्गा स्कूल नाम रखो, वो तो अच्छा लगता है। महाराणा प्रताप नाम रख लो, शिवाजी नाम रख लो, रॉयल का क्या मतलब है? मैं स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। रॉयलिटी वैसे तो एक बड़ा शब्द है, लेकिन ये उपनिवेशिक शब्द है, ये बाहर का अंग्रेजों का शब्द है। वो हमारी आर्मी को भी रॉयल इंडियन आर्मी बोलते थे। तो जिसमें भारतीयता का बोध हो, जिसमें दर्शे लगे कि इसमें भारतीयता है, उन उपनामों का हम प्रयोग करें। मैं स्कूल को बधाई देता हूँ, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्कूल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। सबका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।